हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात। और आज हम सभी लोग भारतीय न्याय संहिता आईपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस कवर कर रहे हैं। तो अभी 9 से 9:30 बजे तक हम लोग केस लॉस देखेंगे। कौन से वाले? आईपीसी और बीएनएस। अब आप सोचेंगे बीएनएस तो अभी आया है, तो बीएनएस में आईपीसी के ही केस लॉस चलेंगे, है ना। ध्यान रखेंगे, भले कानून बदल गया है लेकिन केस लॉस वही चल रहे हैं। तो आज हम सभी लोग सबसे पहले बीएनएस यानी आईपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आज हम लोग कवर करेंगे। आप सब लोग अपनी हैंडराइटिंग में इसको नोट कर लीजिएगा, जुडिशरी के एग्जाम में बहुत काम के केस लॉस है। ओके। और फिर 9:30 बजे हम सब लोग टीपी का जो सेकंड पार्ट था, एक पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था टीपी के केस लॉस। आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के सेकंड जो पार्ट है उसको भी हम लोग कवर करेंगे 9:30 बजे। क्लियर हो गया? तो आज हम लोग दो सेशन लेने वाले हैं, दोनों में केस लॉस कवर होंगे। जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हैं, क्या आप सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? बोर्ड का पिक्चर क्लियर है? एक बार सभी लोग प्लीज कमेंट करके बताएंगे। आई एम वॉचिंग दी कमेंट बॉक्स। एक बार मैं कमेंट बॉक्स देख लेता हूँ, आप सबको आवाज क्लियर है? यस, गुड मॉर्निंग अदिति, गुड मॉर्निंग कमल सोनी जी, प्रजापति जी, गुड मॉर्निंग। सभी लोग प्लीज बताएंगे वॉइस क्लियर है आप सभी को? और आज का विषय समझ में आ गया? आज हम लोग कौन सा विषय कवर करने वाले हैं? आज हम लोग भारतीय दंड संहिता, जो कि रिपील हो गया है और इसकी जगह पे नया कानून आ गया है, भारतीय न्याय संहिता। इसके महत्वपूर्ण केस लॉज देख लेंगे। स्क्रीन पे आपको पहला ही केस लॉ दिख रहा होगा, महबूब शाह बनाम एम्परर, जिसको इंडस रिवर केस कहा जाता है। यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। सभी लोग एक बार प्लीज बता दीजिए, क्या वॉइस क्लियर है? यस, आई गॉट द आंसर फ्रॉम मेनी व्यूअर्स दैट वॉइस इज क्लियर। गीता जी ने लिखा है वॉइस क्लियर है। सच न्याय तक इन्होंने भी लिखा है क्लियर है। ओके। चलिए, आप सभी लोग पूरा फोकस करेंगे, ध्यान देंगे आज के केस लॉस की ओर। देखिए, सबसे पहला केस लॉ आप लोगों ने सुना हुआ केस लॉ है ये, और इस केस का नाम है महबूब शाह वर्सेस एम्परर। हर स्टूडेंट ने आई थिंक सुन लिया होगा, आईपीसी में भी पढ़ा होगा। और महबूब शाह का केस बहुत फेमस है कि क्या हुआ था इस महबूब शाह केस को, और क्या कहा जाता है इसको? इंडस रिवर केस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडस रिवर। इंडस रिवर मतलब इंडस नदी किसको कहा जाता था? सिंधु नदी को कहा जाता। तो सिंधु नदी केस कहा जाता है। एआईआर कब का है ये? 1945। और प्रीवी काउंसिल द्वारा डिसाइड किया गया था। आपको पता है 1950 में हमारा सुप्रीम कोर्ट आया था। इसके पहले के लिए जो जजमेंट थे वो कौन करता था? प्रीवी काउंसिल करता। तो प्रीवी काउंसिल 118। इसमें हुआ क्या था? द कोर्ट हेल्ड दैट द कॉमन इंटेंशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि केस किससे कनेक्टेड है? तो सामान्य आशय से कनेक्टेड है। तो प्रश्न आता है कि महबूब शाह का केस किससे कनेक्टेड है? तो आपको याद होना चाहिए सामान्य आशय से। और ये सामान्य आशय कहाँ था आईपीसी में? सभी को याद है, आईपीसी में था धारा 34 में। और ये बीएनएस में कहाँ आ चुका है? 3 ब्रैकेट में 5, 3-5 में आ चुका है। तो अब प्रश्न आ सकता है कि बीएनएस की धारा 3-5 से संबंधित कौन सा लीडिंग जजमेंट है? तो आपको लिखना है महबूब शाह का केस। तो केस नहीं बदला है, लॉ जरूर बदल गया है, केस तो वही रहेंगे, प्रिंसिपल्स वही रहेंगे। क्या हुआ था इस केस में? कोर्ट हेल्ड दैट द कॉमन इंटेंशन इंप्लाइज अ प्री अरेंजमेंट प्लान। न्यायालय ने कहा था कॉमन इंटेंशन तब होता है जब व्यक्ति का प्री अरेंजमेंट प्लान होता है, यानी मस्तिष्क में पहले से ही क्या किया जाता है, प्लानिंग की जाती है, तभी कॉमन इंटेंशन बनता है। अ प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स, यानी जो दो या दो से अधिक लोग हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए? मीटिंग ऑफ माइंड्स, मतलब मस्तिष्क का मिलन होना चाहिए। प्रायर कंसल्टेशन बिटवीन ऑल द पर्सन कॉन्स्टिट्यूटिंग द ग्रुप। तो इसमें ये कहा गया था कि जो कॉमन इंटेंशन होता है, आप सभी को पता है कॉमन इंटेंशन एक से अधिक लोगों के बीच में होता है। तो इस केस में कहा गया था कि एक से अधिक लोग यदि आपस में मस्तिष्क का मिलन करके प्लानिंग करके काम करेंगे, उसी को ही क्या कहा जाता है? कॉमन। तो सामान्य आशय को परिभाषित किया गया था इस केस में, समझ में आ गया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसको अच्छे से आप लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा केस जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, रुस्तम मूवी, अगर आपने देखी हो। हालांकि रुस्तम मूवी के फैक्ट्स ऑल टुगेदर थोड़े बहुत डिफरेंट है, थोड़ा बहुत मिलता है इस केस। और इस केस का नाम है, पीछे लिखा हुआ है, के एम नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बोलिए सभी लोग, के एम नानावटी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। कब का है ये? 1962। ये केस इसलिए भी फेमस है कि आप सभी को पता होगा उस समय तक जूरीज चलती थी। जूरी समझ रहे हैं अपन, जिन्हें जज तो डिसीजन देता ही था, लेकिन एक जूरी भी रहती थी, समाज के प्रतिष्ठित लोगों का एक वर्ग रहता था, उन लोगों की भी राय ली जाती थी। तो ये जूरी सिस्टम इससे क्या हो गया था? खत्म हुआ था, ये भी याद रखेंगे। इस केस में क्या गया था? सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट इफ एन अक्यूज प्लीड्स एक्सेप्शंस ऑफ कंटेंट इन इंडियन पिनल कोड। आपको याद है इसमें
नानावटी ने एक अपवाद लिया था। कौन सा अपवाद? प्रोवोकेशन वाला। प्रोवोकेशन को क्या बोलते हैं? प्रकोपन। तो कोई चीज प्रकोपन में है या नहीं है, इसको डिसाइड किया गया था। तो प्रश्न आता है, एक तो ये किससे कनेक्टेड है, तो लिखेंगे कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर से कनेक्टेड है। दूसरा, ये किससे कनेक्टेड है, तो जो मर्डर का जो अपवाद है, कौन सा अपवाद है? प्रोवोकेशन यदि होगा, यदि प्रकोपन होगा, तो हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध में चला जाता है। तो इसको न्यायालय ने डिसाइड किया था, देर इज अ प्रिजम्पशन अगेंस्ट हिम एंड द बर्डन लाइज ओवर द पर्सन। यानी किसके ऊपर बर्डन होता है कि वो प्रोवोकेशन में, उसको सिद्ध करना पड़ेगा। टू रिब्यूट द प्रिजम्पशन इज ऑन हिम, यानी जो व्यक्ति कहता है कि मैं प्रोवोक हो गया था, यानी प्रकोपित हो गया था, तो आपको प्रूव भी आप ही को करना पड़ेगा कि कैसे प्रकोपित हुए थे, जरा बताइए। और इस केस में आपको याद है, प्रकोपन के लिए एक कोर्ट ने क्या कहा था कि प्रकोपन सडन होता है। जो व्यक्ति आवेश में आता है वो तत्काल होता है, और थोड़ा समय बीत जाए तो आवेश क्या हो जाता है? कम होता है। इसको समझाने के लिए मैंने आपको दूध वाला उदाहरण दिया कि दूध बॉईल होता है तो कैसे होता है? बॉईल होते होते दूध भी उबलता है, और जैसे अपन गैस नीचे से बंद कर दो तो वो क्या हो जाता है? तो इस केस में नानावटी ने, याद है, अपने बीवी बच्चों को कहाँ वहां छोड़ के आया था? टॉकीज में पिक्चर दिखाने, फिर घर गया था, फिर रिवॉल्वर लेके उसको मारने गया था। तो एक लंबा ड्यूरेशन जो था, तो इस ड्यूरेशन में कोर्ट ने बोला कि प्रोवोकेशन क्या हो जाता है, इतनी दिनों, इतनी देर में तो समाप्त हो जाता है। ये वाले दोनों केस समझ में आ गए? कौन कौन से दो केस किए हम लोगों ने? पहला, महबूब शाह बनाम एम्परर यानी सम्राट, और दूसरा के एम नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसके बाद है मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। बोलिए सभी लोग। मुबारक अली अहमद बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे 1957। तो ये केस है मुबारक अली अहमद बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे 1957 का केस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। क्या हुआ था इसमें? ही मस्ट स्टिल बी फाउंडिंग गिल्टी, यानी कोई व्यक्ति विदेश में अपराध करता है तो क्या भारत में भी, क्या वो गिल्टी होगा? विदेश में भारत से संबंधित अपराध करेगा तो वो गिल्टी माना जाएगा। और अब तो स्पष्ट प्रावधान रख दिया है भारतीय न्याय संहिता में, तो एक नई नई चीज पहली बार जोड़ दी गई है ना, जो अंग्रेजों ने नहीं जोड़ी थी। ही मस्ट स्टिल बी फाउंड गिल्टी एंड पनिश्ड इन अकॉर्डेंस विद द आईपीसी डिस्पाइट नॉट बीइंग फिजिकली प्रेजेंट, यानी व्यक्ति शारीरिक रूप से भले भारत में नहीं है, लेकिन भारत में उसने कोई अपराध किया है। कैसे अपराध करते हैं? शारीरिक रूप से ना होकर भी, उकसाकर, षड्यंत्र करके। तो ये लोग भी आईपीसी के तहत क्या होंगे? दंड के भागी होंगे। तो ये किस केस में हुआ था? मुबारक अली बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे। उसके बाद है, ये केस भी बहुत फेमस है, तुकाराम एंड अनादर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आपको याद है तुकाराम केस जो था, ये रेप से संबंधित केस था, और इसमें जजमेंट नीचे से बरी हुआ था, लेकिन ऊपर जाते जाते फिर ये पलट गया था, है ना। क्या हुआ था इस केस में? तुकाराम एक कांस्टेबल है, आपको याद है, पुलिस कांस्टेबल, यानी कस्टडी में एक पुलिस वाला जो है महिला के साथ क्या कर रहा है? रेप कर रहा है। तो दिस केस इज ऑल्सो नोन एज मथुरा केस के नाम से भी फेमस है। जैसे आपको पता है निर्भया केस की वजह से क्रिमिनल लॉ में चेंजेस आए थे, वैसे मथुरा केस की वजह से भी उस समय क्रिमिनल लॉ में क्या आए थे? चेंजेस आए थे, अमेंडमेंट हुए थे। तो ये रेप से कनेक्टेड है, तो प्रश्न आ सकता है आपको कि तुकाराम केस किससे कनेक्टेड है, तो आपको लिखना है रेप से कनेक्टेड है। दूसरा, इससे क्या हुआ? इस केस को और किस नाम से पुकारा जाता है, तो लिखेंगे मथुरा केस के नाम से पुकारा जाता है। और ये 376 पहले आईपीसी में था, 376, ओके, ऑफ द आईपीसी वाज अमेंडमेंट टू इंक्रीज द पनिशमेंट फॉर द कस्टडियल रेप। तो जो कस्टडी में जो रेप होता है, उसमें सजाएं क्या कर दी गई थी, इस केस के बाद बढ़ा दी गई थी। तो ये केस किस लिए फेमस है? कस्टडियल रेप के इसमें दंड को क्या कर दिया गया था? बढ़ा दिया गया था। मथुरा केस उस समय बहुत फेमस हुआ था। निर्भया केस तो आप सभी लोगों ने अपने सामने ही देखा था, 2013 का केस था। जैसे निर्भया केस की वजह से पूरे भारत में एक आक्रोश था, वैसे ही मथुरा केस में भी उस समय, ये पुराना केस है, 1979 का है, ठीक है। इसके बाद है नवतेज सिंह जोहर। ये केस आपको इसीलिए याद करना चाहिए क्योंकि आईपीसी की एक धारा जो थी वो अब बीएनएस में नहीं है। तो इसका श्रेय किसको जाता है? इस केस को, केस का नाम पुकारिए एक बार सभी लोग। नवतेज सिंह जोहर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013। तो 2013 में इन दिस केस द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 377, कौन सी वाली? 377 में क्या था ये? अननेचुरल ऑफेंस। तो इंडियन पिनल कोड की इसको क्या कर दिया गया था? चैलेंज कर दिया गया था, और 377 आंशिक रूप से क्या कर दी गई? हटा दी गई। सिमिलर सेक्स, सिमिलर सेक्स समझ गए आप? मेल मेल और फीमेल फीमेल। पहले अगर मेल मेल और फीमेल फीमेल आपस में मिलते थे तो उसको अननेचुरल माना जाता था, लेकिन इस केस ने बोल दिया कि अगर सहमति से हो रहा है तो फिर कोई, हालांकि पशुओं के साथ आज भी रहेगा, है ना, पशु वाले में 377 जो थी वो चलती रही, और अब ये चीज कहाँ रखी गई है? बीएनएस में रखी गई है।
इसके बाद है स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस खोरा खोरा घासी। बोलिए, स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस। अब इसमें क्या हुआ, एक आदमी ने भूतनी समझ के गोली चला दी, भालू समझ के गोली चला दी, और व्यक्ति उधर तो कोई आदमी निकल गया झाड़ी के पीछे, भालू नहीं था, आदमी निकल गया। तो ये केस में ये हुआ कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट में यदि किसी व्यक्ति की जान भी चली जाती है, लेकिन अगर तथ्य की भूल है और व्यक्ति ने सद्भावना पूर्वक किया ऐसा काम, तो उसको कोई सजा नहीं होगी, वो अपवाद में चला जाएगा। तो इसमें हुआ था स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस खोरागाजी में। द अक्यूज्ड वाइल गार्डिंग द फील्ड, अपने फील्ड को, फील्ड मतलब अपने खेत की रखवाली करते समय, ही शॉट एन एरो, उसने एक एरो चलाया, तीर चलाया। मूविंग ऑब्जेक्ट, कुछ हिलता हुआ उसे दिखा था, उसे क्या लगा वो कि भालू है, गुड फेथ ऑफ इट वाज बियर, उसको क्या लगा कि वो क्या है, बियर है, मतलब भालू है। बट द शॉट रिजल्टेड द डेथ ऑफ पर्सन, एक व्यक्ति की क्या हो जाती है, उस एरो से डेथ हो जाती है। हियर ही गेट्स द इम्यूनिटी, उसको छूट मिल जाती है अंडर द मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो तथ्य की भूल अगर हुई है, अगर कोई आदमी को तथ्य की भूल होती है और आदमी मर भी जाता है, तो भी उसको क्या मिल सकती है, एग्जम्पशंस मिलता है। तो ये खोरागासी का केस याद रहेगा, खोरागासी वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। ये किससे आंसर किससे लिखेंगे, मिस्टेक ऑफ फैक्ट किससे संबंधित है, यानी हिंदी में आएगा तथ्य की भूल, ये किससे संबंधित है, तथ्य की भूल से कनेक्टेड केस है, याद रहेगा। कौन कौन से केसेस हो गए हमारे, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा, कौन सा वाला देखा, महबूब शाह, किससे कनेक्टेड है वो, सामान्य आशय सम। और फिर हम लोगों ने पढ़ा केम नानावटी, किससे कनेक्टेड है, हत्या मानवत और प्रोवोकेशन, उत्तेजना से, उत्तेजना मतलब प्रोवोकेट। और फिर हम लोगों ने पढ़ा कौन सा, मुबारक अली, भारत के बाहर भी यदि कोई व्यक्ति करेगा तो उसको आईपीसी के तहत दंडित, यानी उसकी शारीरिक उपस्थिति जरूरी नहीं है। फिर क्या पढ़ा, नवतेज जौहर 377। उसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने, तुकाराम, तुकाराम वाले में क्या था, मथुरा केस है ना, ये कस्टडियल रेप से कनेक्टेड था। उसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने, स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस खोरागासी, ये किससे कनेक्टेड है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट से। समझ में आ रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट लीडिंग केसेस हैं। फिर ये रेगिना, ये रेगिना की जगह कई जगहों पे आर वर्सेस लिखा रहता है, आर वर्सेस गोविंदा, आर वर्सेस प्रिंस, है ना। तो ये रेगिना यानी रेगिम, रेगिम मतलब क्वीन, शासन, इसको भी बोला जाता है। तो रेगिना बदले वर्सेस ड्यूडले एंड स्टीफंस 1884। बोलिए, आर वर्सेस ड्यूडले एंड स्टीफन 1884। इन दिस केस थॉमस ड्यूडले एंड एडविन स्टीफंस वर द डिफेंडेंट, द सेड डिफेंडेंट एंड द केबिन बॉय नेम्ड रिचर्ड पार्कर। तो इस रिचर्ड पार्कर को इन्होंने क्या कर दिया था, इनकी शिप क्या हो गई थी, रास्ते पे खो गई थी, अब इनके पास खाने पीने का कुछ सामान नहीं था। तो इन दोनों ने, किसने, थॉमस ड्यूडले ने और एडविन स्टीफंस ने, तो इसलिए इसका नाम क्या है, ड्यूडले और स्टीफन, है ना। ड्यूडले और स्टीफन ने, एक वहां पे जो केबिन बॉय था, नाविक था रिचर्ड पार्कर, वर कास्ट एफ्रिट अबॉर्ड अबाउट विदाउट फूड एंड वाटर ड्यू टू शिप वर लॉस द वे, क्योंकि इसमें रास्ता भूल गए थे। तो इसमें ये प्रश्न हुआ था कि क्या ये आवश्यकता में आप किसी को मार सकते हो क्या, तो प्रश्न उत्तर दिया था कोर्ट ने कि मर्डर माना जाएगा, आवश्यकता में आप किसी की डेथ कॉज नहीं कर सकते। इज इट क्लियर। इसके बाद आया था नेक्स्ट केस, मैकनॉटन केस, बहुत ही फेमस केस। कौन सा केस है ये, मैकनॉटन, बोलिए सभी लोग, किससे कनेक्टेड है ये, अनसाउंड माइंड से। अनसाउंड माइंड मैंने इनसैनिटी से कनेक्टेड, इनसैनिटी मतलब विकृत चित्त व्यक्ति यदि कोई अपराध करता है और उसके समय, जब वो अपराध करता है उस समय यदि वो विकृत चित्त है, तो क्या उसे सजा मिलेगी क्या। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पर्सन इज अनेबल टू नो द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द केस, यदि कोई व्यक्ति कार्य की प्रकृति और परिणाम जानने में सक्षम नहीं है, कब, कार्य के दौरान, कार्य के पहले और कार्य के बाद नहीं, कार्य के दौरान। तो ऐसी स्थिति में उसे क्या दी जाएगी, इम्यूनिटी यानी छूट दी जाएगी। तो ये मैग्नोटन केस में यही था, टू एस्टेब्लिश द डिफेंस बेस्ड ऑन द इंसेनिटी इट मस्ट बी असर्टेन एट द टाइम ऑफ प्रिपरेटिंग द एक्ट द एक्यूज वाज इनसेन। तो एक्यूज किस में था, उस स्टेट ऑफ माइंड में था, ही वाज अनेबल टू नो द नेचर ऑफ द एक्ट कमिटेड बाय द हिम, यानी वो काम करते समय उसे नहीं पता चल रहा है कि वो क्या कार्य कर रहा है। एक पागल व्यक्ति है, दिमाग से पागल है वो, और उसने एक पत्थर उठाया और एक किसी व्यक्ति को सर फोड़ दिया उसका, मान लीजिए, लेकिन वो जो काम कर रहा है उसको नहीं पता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी, नहीं, सजा नहीं दी जाएगी, इलाज कराया जाएगा। किसका इलाज, मस्तिष्क का। क्यों, क्योंकि न्यायालय का कहना है कि ऐसा व्यक्ति ऑलरेडी पनिशमेंट से गुजर रहा है। कौन सी पनिशमेंट, नेचुरल पनिशमेंट, उसको तो खुद ईश्वर ने
प्रकृति ने उसे क्या दे रखी है, दंड दे रखा है। तो जो आदमी पहले ही दंड से गुजर रहा है, तो ऐसा आदमी दंड का भागी नहीं है, सहानुभूति का भागी। सहानुभूति मतलब इलाज, उपचार का भागी है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो सीधे सीधे मेंसरिया से कनेक्टेड है। व्यक्ति को क्या होना चाहिए, दुराशय होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद ये आखिरी शीट है, इसमें दो केस लॉज और देख लेते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। अब है बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। याद आया बरेंद्र कुमार घोष, इसको पोस्ट मास्टर मर्डर केस भी बोला जाता है, पोस्ट मास्टर मर्डर केस, राइट। ये कब का केस है, 1925 का केस है। बरेंद्र कुमार घोष, एक बार बोलिए सभी लोग, बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर 1925। टू टू पीपल डिमांडेड मनी फ्रॉम द पोस्टमैन एज ही वाज काउंटिंग द मनी, एंड व्हेन ही शॉट हैंगन एट द पोस्टमास्टर ही डाइड ऑन द स्पॉट। तो एक यहाँ पर क्या हुआ, पोस्ट ऑफिस पे हमला किया गया, अंदर पोस्ट मास्टर क्या कर रहा था, पैसे गिन रहा था, तो उसको गोली मार दी गई। तो ये किससे कनेक्टेड केस था, कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड। जैसे हम लोगों ने महबूब शाह वाला पढ़ा था कि नहीं, कॉमन ऑब्जेक्ट, ये भी बरेंद्र कुमार घोष भी कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड। क्योंकि बाकी जो भीड़ थी वो तो भाग गए, बाकी जो भीड़ थी पोस्ट ऑफिस पे जो हमला करने वाले वो भाग गए थे, दो लोगों ने इस टाइप से काम किया था। तो प्रश्न आया था कि कॉमन इंटेंशन माना जाए कि कॉमन ऑब्जेक्ट माना जाए। एक आखिरी केस और करते हैं, प्रिया पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। बोलिए सभी लोग, प्रिया पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ। What happened? A woman can never be held guilty of committing gang rape। क्या गैंग रेप में क्या किसी महिला को गिल्टी माना जा सकता है, गैंग रेप में? तो गैंग रेप में ये हेल्ड हुआ था कि महिला को कभी भी गैंग रेप मैंने सामूहिक बलात्कार में गिल्टी नहीं माना जाता है, क्योंकि शी कैन नेवर फॉर्म एन इंटेंशन टू कॉमिट रेप। क्योंकि उसका कभी भी इंटेंशन ऐसा नहीं होता है, जैसे मान लीजिए 5 आरोपी, 5 में से 4 पुरुष हैं और एक महिला है, तो पांचों के ऊपर क्या लग गया, गैंगरेप लग गया। तो ये 4 तो कन्विक्ट होंगे, लेकिन इसके ऊपर गैंगरेप का आरोप नहीं लगेगा, क्योंकि इसका शुरू से इंटेंशन महिला का नहीं रहता है कि गैंगरेप करना। दस शी कैन नेवर बी हेल्ड लायबल फॉर कमिटिंग गैंगरेप, राइट। रेप के लिए इंस्टिगेट करना अलग बात होती है, कि एक महिला रेप के लिए किसी को उकसा सकती है कि इसके साथ रेप करो, लेकिन गैंगरेप के लिए क्या वो महिला खुद भी रेप करेगी क्या, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए गैंगरेप से इसको क्या कर दिया गया, प्रिया पटेल वाले केस में महिलाओं को गैंगरेप के अपराध में दोषी नहीं माना जाएगा, ऐसा ये कहा गया था। समझ में आ गया? तो दीज आर द इंपॉर्टेंट केसेस, आईपीसी और बीएनएस में दोनों जगह ये केसेस लागू होंगे। अब जितने विद्यार्थी लाइव हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि परसों से छत्तीसगढ़ की सिविल जज की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। उसके बाद ये सारा जो मटेरियल है वो हमारा यूट्यूब पे नहीं चलेगा, वो सारा एप्लीकेशन पे चलेगा, और उसमें हम लोग सिस्टमेटिकली एक एक सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम और अन्य कानून हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो टुडे इज द लास्ट डे फॉर द रजिस्ट्रेशन, आज का दिन आखिरी है रजिस्ट्रेशन का। इसके उपरांत रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्लास जब स्टार्ट हो जाएगी तो एग्जाम तक हम लोग छत्तीसगढ़ का प्रिपरेशन करेंगे, बीच में हम एडमिशन ले नहीं पाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहें वो आज संपर्क कर सकते हैं। सो वी आर क्लोजिंग दिस सेशन। ओके। अब हम सभी लोग ठीक 9:30 बजे वापस 5 मिनट बाद, 2-3 मिनट बाद, 2-3 मिनट बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के केसेस हम लोग करेंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के केसेस का दूसरा पार्ट अभी 2-3 मिनट बाद स्टार्ट होगा। तो सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि आप चाहें तो वापस से लिंक को क्लिक कर दीजिएगा आफ्टर 5 मिनट्स। ओके, वी आर क्लोजिंग दिस सेशन। गुड बाय, टेक केयर।